हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नीरज शास्त्री अलवर से। मैंने आपको रीड के बारे में, संस्कृत के बारे में, संस्कृत भाषा के बारे में पढ़ाया। मैं आपको संस्कृत भाषा में बेसिक व्याकरण या संस्कृत व्याकरण लेकर के चल रहा हूँ, जो कि रीड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और रीड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको शब्द रूपों के बारे में यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ। शब्द रूपों में संज्ञा शब्द रूप मैं आपको बता रहा हूँ। तो संज्ञा शब्द रूपों में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों के शब्द अलग अलग रूप चलते हैं। तो मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया संज्ञा शब्द रूप। संज्ञा शब्द रूप में मैंने आपको पुल्लिंग में बताया कि पुल्लिंग में राम, हरि, गुरु, पितृ, पति और सखी। मैंने दोस्तों आपको बताया ए जिसके अंत में हो, जिन शब्दों के अंत में ए हो तो उसको हम अकारांत पुल्लिंग कहते हैं। और जिन शब्दों के अंत में ए होगा उन सबको अकारांत पुल्लिंग कहेंगे और उन सभी के रूप राम के समान चलते हैं। उसके अलावा फिर मैंने आपको बताया कि ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द, छोटी जिन शब्दों के अंत में हो उन सभी के रूप हरि के समान चलते हैं पुल्लिंग में। दोस्तों जिन शब्दों के अंत में छोटा ऊ हो उनको कहते हैं ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग शब्द और उसके रूप गुरु के समान चलते हैं। दोस्तों उसके बाद मैंने आपको बताया था हरिकारांत, ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द, छोटी जिन शब्दों के अंत में हो उन सभी के रूप पुल्लिंग में पितृ के समान चलते हैं। उसके अलावा मैंने आपको दो शब्द और बताए थे, पति और सखी। इनके बारे में बताया था कि कंपटीशन के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है और इनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। कंपटीशन में इनसे संबंधित प्रश्न जरूर आता है। कोई सी भी प्रतियोगिता परीक्षा हो संस्कृत से संबंधित, उसमें पति और सखी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसलिए इन पे हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या बताई थी कि इनके भी अंत में क्या आ रही है दोस्तों, छोटी की मात्रा आ रही है, तो इसको भी हम कहेंगे ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द। अभी आप कहोगे कि सब यहाँ पर हरि का रूप बताया और यहाँ पर पति और सखी के रूप बता रहे हो, तो दोनों में तीनों में छोटी की मात्रा आ रही है, तो तीनों के रूप सेम चलने चाहिए। लेकिन दोस्तों उन तीनों के रूप सेम नहीं चलते हैं, हरि के रूप अलग से चलते हैं और ये पति और सखी इनके रूप किसी के समान नहीं चलते हैं। ये दोनों शब्द बिल्कुल अलग चलते हैं, इसलिए इनको अलग से ही आपको याद करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने आपको शब्दों में बताया था कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। तो देखो मैंने अभी आपको पुल्लिंग में बताया है, तो पुल्लिंग में अजंत शब्द बताया है। शब्द तो बहुत सारे हैं, शब्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या है कि मैं आपको मुख्य मुख्य शब्द बता रहा हूँ, मेन शब्द बता रहा हूँ जो अपने को रीड लेवल से और बेसिक संस्कृत के हिसाब से यहाँ पर उपयोगी है। वो ही शब्द आपको महत्वपूर्ण शब्द बता रहा हूँ, वो हमें याद करने हैं। अभी दोस्तों हमने इसमें देखा कि ये अजंत पुल्लिंग शब्द है। अब इसमें हलंत पुल्लिंग और आएंगे। पुल्लिंग में हलंत शब्द और होते हैं। तो देखो जैसे राजन शब्द है, राजन में नए हलंत आ रहा है, यानी कि नया आता है, तो इसको हम कहेंगे नकारांत पुल्लिंग शब्द। ये हलंत आ रहा है इसलिए हलंत पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हलंत पुल्लिंग शब्द हो जाएगा दोस्तों। तो ये नकारांत पुल्लिंग कहलाएगा। इसके रूप भी हमें याद करने हैं। इसके अलावा और भी शब्द याद करना है। तो जैसे भगवत शब्द है और भगवत में त हलंत आता है, तो इसको बोलेंगे तकारांत पुल्लिंग। दोस्तों इसको बोलेंगे तकारांत पुल्लिंग। ये भी पुल्लिंग का ही है और हलंत वाला है, हलंत वाला आ रहा है इसलिए इसको हलंत पुल्लिंग बोलेंगे। उसके अलावा एक शब्द और है विद्वस। विद्वस में स आता है और वो हलंत आता है, जिसके रूप चलते हैं विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः। ये सकारांत पुल्लिंग कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? सकारांत पुल्लिंग। तो इस प्रकार से ये तीन शब्द जो है हलंत वाले, और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको ये तीन ही बताऊंगा जो कि अपने काम के हैं। अभी आप कहोगे कि एक आत्मन शब्द है, आत्मन के रूप राजन के समान ही चलते हैं और राजन याद कर लो चाहे आत्मा याद कर लो, एक ही बात है। तो उसके भी रूप कभी कभी हमें आवश्यकता पड़ती है, तो हम राजन के समान उसको उपयोग में ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको मुख्य मुख्य जो शब्द हैं वो आपको बताए। तो पुल्लिंग में ये वाले तो मैंने आपको बताए हैं, कौन से? अजंत वाले, अजंत पुल्लिंग। और ये वाले तीन जो शब्द बताए हैं ये कौन से हैं दोस्तों? हलंत पुल्लिंग। ये बेसिक संस्कृत के हिसाब से अगर हम देखें, सामान्य व्याकरण के हिसाब से अगर हम देखें, तो ये सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, नेट, स्लेट, पीएचडी
और आपके पीएचडी के एंट्रेंस में भी ये शब्द कंपलसरी है। इनसे हमारी संस्कृत जो है वो संस्कृत का सीखने का आधार प्राप्त होता है या आधार अच्छा हो जाता है। और संस्कृत में हम आगे बढ़े। अभी देखो मैंने आपको पुल्लिंग शब्दों के बारे में बताया। अब हम चल रहे हैं आगे स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होंगे जो उपयोगी हैं, अपने काम के हैं, उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों स्त्रीलिंग में सबसे पहले शब्द आता है, देखो लता ले लो चाहे रमा ले लो, रमा ले लो चाहे लता ले लो। और इसमें दोस्तों देखो आ है, क्या है आ, तो इसको हम कहेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। दोस्तों इसको हम क्या कहेंगे, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। बड़ा आ जिन शब्दों के अंत में हो उन सभी के रूप लता के समान चलते हैं और स्त्रीलिंग में रूप उसके चलेंगे। अब जिन शब्दों के अंत में आ हो, चाहे वो किसी का भी नाम हो, मैंने आपको दोस्तों बताया कि ज्यादातर पुरुषों के जो नाम होते हैं वो तो अकारांत होते हैं, उसके रूप राम के समान चलते हैं। और जिन शब्दों के अंत में आ होता है तो वो आकारांत होते हैं और वह स्त्रीलिंग में लता के समान उसके रूप चलते हैं। लता भी ले सकते हो, रमा शब्द भी ले सकते हो। ज्यादातर पुस्तकों में रमा शब्द मिलता है, तो आप लता भी ले सकते हो, रमा भी ले सकते हो। लता का अर्थ होता है बेल। ज्यादातर लड़कियों के या स्त्रियों के जो नाम होते हैं वो आकारांत ध्वनि में होते हैं, आकारांत स्वर में होते हैं, तो उसके रूप लता के समान चलेंगे। एक रूप याद करने से आपको सैकड़ों हजारों लाखों रूप याद हो सकते हैं। ज्यादातर जो आ जिसके अंत में आए, जैसे शब्द है भाषा, कक्षा, इन सभी के रूप लता के समान चलेंगे। अब यहाँ पर विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि दोस्तों कि कोई जाति से कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर कोई महिला है तो उसके रूप स्त्रीलिंग में चलेंगे, अगर कोई पुरुष है तो उसके रूप पुल्लिंग में चलेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारे यहाँ संस्कृत में ये बात बताई जाती है, पाणिनि जी ने इतना बताया है कि हमें शब्द के ऊपर ध्यान देना है। शब्द कैसा है, शब्द अकारांत है तो राम के समान रूप चलेंगे, शब्द आकारांत है तो स्त्रीलिंग में लता के समान चलेंगे। चाहे वो सजीव शब्द हो, चाहे वो सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी जीव जंतु के लिए जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं या लिए जा रहे हैं, वो शब्द कैसा है उस शब्द के ऊपर डिपेंड करता है कि ये शब्द पुल्लिंग में रूप चलेगा या स्त्रीलिंग में बनेगा या पुल्लिंग में बनेगा या नपुंसकलिंग में बनेगा। हमें ये डिसाइड नहीं करना चाहिए। अब जब वो और भी हम बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आपको बताता हूँ मैं अभी, जैसे अजा है, अजा माने बकरी है, और तुम्हारे क्या नाम है बाला शब्द है, बालिका के लिए आता है। और भी दोस्तों बहुत सारे शब्द हैं, जैसे पाठशाला शब्द है, पाठशाला। और देखो एक जैसे पत्रिका शब्द आता है, पत्रिका, ये भी स्त्रीलिंग का ही शब्द है। अब चाहे इसमें सजीव हो चाहे निर्जीव हो, ज्यादातर मैंने आपको बताया कि महिलाओं के जो नाम होते हैं वो आकारांत अगर है तो वो सारे के सारे स्त्रीलिंग में लता के समान ही उनके रूप चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और अगला शब्द देखते हैं। आगे देखो स्त्रीलिंग में अगला शब्द देखते हैं तो एक मति शब्द आता है। मति में छोटी की मात्रा आती है और छोटी की मात्रा आने की वजह से इसको हम क्या कहेंगे, ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द। क्या कहेंगे दोस्तों, ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, सॉरी स्त्रीलिंग शब्द कहेंगे। और अभी आप यहाँ पर थोड़ी सी शंका महसूस करोगे, कुछ थोड़ी दिक्कत आई आपको, क्या कि मैंने आपको हरी, अब देखो ये दोनों शब्द तो मैंने अलग से बताई दिए हैं, उनके रूप तो बिल्कुल डिफरेंट और अलग से चलेंगे, लेकिन अभी मैंने ऊपर आपको हरी बताया और नीचे बता रहा हूँ मति, तो ये दोनों इकारांत हो गए, ह्रस्व इकारांत हो गए। तो दोस्तों हम कैसे पहचाने कि ये शब्द पुल्लिंग का है और ये स्त्रीलिंग का है, तो इसके लिए मैंने छोटा सा फार्मूला बनाया है। फार्मूला आपको पसंद आए तो देखो ध्यान से, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, मति के समान कौन कौन से शब्द बनते हैं, तो उसके लिए मैंने छोटा सा फार्मूला बनाया है, आप भी ध्यान रख सकते हो। देखो, जिन शब्दों के अंत में ती हो, जिन शब्दों के अंत में धी हो, जिन शब्दों के अंत में दी हो, जिन शब्दों के अंत में टी हो, जिन शब्दों के अंत में ढी हो, ढी, उन सभी के रूप किसके समान चलेंगे, मति के समान चलेंगे। विशेष रूप से ज्यादातर आपको ती दिखाई देता होगा, दी दिखाई देता होगा, जैसे कृति है, गति है, मति है, भक्ति है, शक्ति है, मुक्ति है,
इस प्रकार से जो शब्द आते हैं जिन शब्दों के अंत में टी होता है उन सभी के रूप मति के समान चलेंगे स्त्रीलिंग में। उसके अलावा देखो धी में जैसे बुद्धि है, शुद्धि है, लब्धि है, और भी बहुत सारे शब्द आते हैं दोस्तों जिनके अंत में क्या आता है, ध आता है, धी आती है, तो उसके रूप भी किसके समान चलेंगे दोस्तों, मति के समान चलेंगे स्त्रीलिंग में। दी में जैसे आदि आता है और टी में जैसे सृष्टि आता है दोस्तों, सृष्टि, इन सभी के रूप किसके समान चलेंगे, मति के समान चलेंगे। सृष्टि आता है, दृष्टि आता है, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। धी में देखो जैसे शब्द आता है रूढ़ी, रूढ़ी आता है, रूढ़िवादी, रूढ़ी शब्द आता है, रूढ़ी के रूप किसके समान चलेंगे, मति के समान चलेंगे। अभी आप दोस्तों ये कहोगे कि आपने मति के समान चलने वाले शब्दों का ये फार्मूला कैसे बनाया, तो दोस्तों उसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी कोई सब्जेक्ट का मतलब जो भी कोई विषय का ज्ञाता होता है या एक विषय पर ही कमांड होती है या एक विषय में ही विद्वत्ता होती है, तो वो व्यक्ति आराम से फार्मूले भी बना सकता है और विषय को अच्छी तरह से जानने वाला सूत्रों से और नियमों से अपने तरीके से या बच्चों को पढ़ाने के लिए या स्टूडेंटों को, छात्रों को पढ़ाने के लिए वो सरल से सरल तरीके निकाल सकता है। तो अगर आप एक विषय पर महारत हासिल रखते हो तो आप भी ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो मैंने कैसे निकाला दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। मति शब्द है और मति शब्द को थोड़ा ध्यान से देखो तो इसमें मन को धातु का प्रयोग हुआ है और इसमें कितन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है दोस्तों। किसका हुआ है, कितन प्रत्यय का। कितन प्रत्यय बोलते हैं कुछ लोग, इसको तिन प्रत्यय भी बोल देते हैं। इसमें का जो है वो साइलेंट है और न हलंत है, दोनों को लोप कर देंगे तो ती शेष रहता है। और ती जब लोप होने के बाद क्या और न का एक संज्ञा उसकी लोप कर देंगे तो ती शेष रहता है और मन और ती ऐसा जाता है। एक सूत्र आता है न लोपः प्रातिपदिकांतस्य, न लोपः प्रातिपदिकांतस्य, तो सूत्र से नकार का लोप हो जाता है और नकार का लोप होने के बाद में क्या बच जाता है दोस्तों, मति बच जाता है, मति। तो ये इस प्रकार से मति बना है। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जिस धातु के साथ में या सभी धातुओं के साथ में तिन प्रत्यय लगता है, ये कितने प्रत्यय जिनके अंत में होता है वो सभी शब्द जो होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, मति के समान ही उनके स्त्रीलिंग में रूप चलेंगे। ये 100% है दोस्तों। पाणिनि जी की व्याकरण में अगर आप देखोगे लघु सिद्धांत कौमुदी में आप कितने प्रत्यय से संबंधित जो शब्द बनेंगे वो सारे के सारे टोटल मति के समान रूप चलेंगे, पहली बात। दूसरी बात आप कहोगे कि इसमें तो ती शेष रहता है, फिर आपने धी कैसे बताया, दी कैसे बताया, टी कैसे बताया, ढी कैसे बताया। तो दोस्तों ये संधि के हिसाब से चलता है। देखो संधि जब हम पढ़ेंगे आगे तो व्यंजन संधि में क्या होता है, तय को ध हो जाता है और तय को ही द होता है और तय को ही टमाटर हो जाता है। तो देखो तय को ध होता है तो एक सूत्र आता है धस्यस्ततो ढोधन। अभी आप कहोगे ये सूत्र हमारे समझ में तो नहीं आते हैं, तो दोस्तों आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप रीड के हिसाब से पढ़ रहे हो, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में जब आप पढ़ोगे तो फर्स्ट ग्रेड में आपको फर्स्ट ग्रेड वाले जो छात्र हैं वो भी ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देते हैं ये कैसे बना, और ना ही कोई पूछता है कि कैसे बना। इसलिए अगर आप फार्मूले के हिसाब से ही याद रख लोगे तो आपको आराम से तैयार हो जाएंगे। वैसे सबके लिए अलग अलग सूत्र आते हैं। तय को ध करने के लिए आता है जसस्ततो ढोधम, तय को द करने के लिए आता है विराम जसवंते, तय को ही तय करने के लिए इष्टुनाष्टु सूत्र आता है, इष्टुत्व संधि जाती है, और तय को ढ करने के लिए ही सूत्र आता है। एक तो आता है ढोधेर लोपा आता है, उससे पहले तय को ढ किया जाता है और ढ को फिर ढ बनाया जाता है। तो उसके लिए 3-4 सूत्रों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से ये मति के समान जो रूप चलने वाले हैं, इसके लिए आप अगर ये फार्मूला ही अगर याद रखें तो ही सही रहेगा। अगर आप सूत्रों के हिसाब से अगर निकालना चाहते हैं तो सूत्रों की नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी। कौन सा सूत्र किस परिस्थिति में, किस स्थिति में, कहाँ पर, किस कंडीशन में, किन शर्तों के साथ में वो सूत्र काम करता है, इन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको ये सारी 3 बात बताई, तो अभी आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि यहाँ पर भी ई आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो मति से संबंधित मैंने आपको शब्द बताए हैं। तो मति से संबंधित बनने वाले शब्द जो है इनके जो मैंने आपको फार्मूला बताया, इनके अलावा जितने भी सारे शब्द होंगे वो सारे हरि के समान ही चलते हैं।
इनके अलावा जितने सारे शब्द होंगे वो हरी के समान चलेंगे। और बस अगर हम और एक बात और सर और दोस्तों कि अगर हम हरि का रूप याद कर लेते हैं तो देखो इसमें चतुर्थी से लेकर हरि के और मति के रूप चतुर्थी से लेकर के और सप्तमी तक के रूप लगभग सेम चलते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आपको हरि और मति के रूप लगभग सेम मिलेंगे। कहीं कहीं थोड़ी जगह थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, तो इसलिए ज़्यादा भी कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन कहीं कहीं आती है। जैसे तृतीया के एक वचन में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। हरि का क्या बनता है दोस्तों? हरिणा बनता है, और मति का क्या बनता है? मत्या। मत्या और मत्ती का तो तृतीया के एक वचन में दोस्तों बनता है मत्या, लेकिन हरि का जब हम तृतीया के एक वचन में बनाएंगे तो क्या बन जाता है? हरिणा। ऐसी जो स्थितियां आती हैं जहाँ पर चेंज ज़्यादा होता है तो वहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो क्या है कि आपको लगभग दोनों के रूप सेम मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हमारे वीडियो को देखने के लिए लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हम और भी आपको अच्छी जानकारी दे सकें। आज के वीडियो में मैं समझता हूँ कि इतना काफ़ी है। आप इन चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं, एक रजिस्टर बना सकते हैं, एक नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में और अच्छी सुविधा मिलेगी और अच्छी तरह से समझ में आएगा। कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें और अपने इस वीडियो को और आगे बढ़ाएं, जिससे कि और भी अपने भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत की जानकारी मिले। कुछ लोग जो संस्कृत के बारे में सोचते हैं कि संस्कृत बहुत हार्ड है, बहुत कठिन है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। और संस्कृत बहुत सरल है और हमारी देव भाषा है, देववाणी है, और प्राचीन हमारी मूल में संस्कृत भाषा ही थी, इसलिए। और हमारे वेदों की, पुराणों की, धार्मिक ग्रंथों की सबकी भाषा संस्कृत ही है। हम सुबह जब जगते हैं तब से लेकर के रात को सोते हैं तब तक हम सारा संस्कृत में ही काम करते हैं। पूजन भी हम करते हैं, भक्ति भाव करते हैं। चाहे श्रावण मास अभी समाप्त हो गया है, आज भाद्रपद शुरू हो गया, भाद्रपद की प्रतिपदा है। ये जितना भी सारा हम धार्मिक अनुष्ठान वगैरह, धार्मिक पूजा पाठ करते हैं, वो सब कुछ संस्कृत के माध्यम से ही चलता है। इसलिए दोस्तों संस्कृत इतनी हार्ड नहीं है जितना आप समझते हो, इसलिए मैं आपको सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कोई कमी हो तो उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, आज के लिए इतना ही।